नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं आप सभी का कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी विभूति भूषण बंद्योपाध्याय द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक, मन को छू लेने वाली, हृदय को स्पर्श कर लेने वाली कहानी है बूढ़ा लकड़हारा। कहानी बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। मैं पेड़ बेचना पसंद नहीं करता। जब भी मैं किसी को पेड़ काटते देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। लोगों से मैं कहता हूँ, पेड़ पौधे देश की संपत्ति है, वे सब इस धरती की शोभा है। उन्हीं से फूल, फल, छाया और प्रकृति की सुंदरता मिलती है। उनकी डालों पर बैठकर रात दिन कितनी चिड़िया चहचहाती है। इसलिए इन्हें काट कर बर्बाद मत करो। इसलिए जब गांव के घाट पर लकड़ी ढोने वाली नाव आकर लगी तब मुझे अच्छा नहीं लगा। एक दिन सुबह मैं अपने लेखन में व्यस्त था। एक दाढ़ी वाले बूढ़े मुसलमान ने आंगन में आकर मुझे हाथ उठाकर सलाम किया। मैंने पूछा, क्या चाहिए? आपके पास पेड़ है, क्या आप उन्हें बेचेंगे? कौन सा पेड़? आपके घर के पीछे विलायती चट का पेड़ है, बगीचे में शीशम का पेड़ है, कलूच टका है। उस आदमी की बोली का लहजा दक्षिणी था। मैंने पूछा, घर कहाँ है? दक्षिण में? हाँ बाबू, बशीरहाट के उस पार टाकी श्रीपुर में। इधर पेड़ खरीदने के लिए आए हो? बाबू, हम लोगों की नाव घाट पर लगी है, लकड़ियाँ लेकर कलकत्ता जाना है। आपके बाग जैसा कोई बगीचा मिलेगा तो खरीद लूँगा। बगीचा खरीदने की बात मुझे पहले ही बुरी लगी थी, इसलिए उससे मैंने ठीक से बात नहीं की। उसने पूछा, बाबू पेड़ बेचेंगे? नहीं, अच्छी कीमत दूंगा बाबू। जरा सुनूं तो क्या कीमत दोगे? आपके इस बड़े चटका पेड़ के लिए मैं 40 रुपये दे सकता हूँ। मैं चकित हुए बिना नहीं रह पाया। लड़ाई के पहले यहाँ पर किसी ने इस पेड़ का दाम 6 रुपये लगाया था। लड़ाई के दौरान इसका भाव 14 रुपये हो गया था। मैंने यही सबसे ज़्यादा कीमत समझी थी। एक जंगली चटका पेड़ की कीमत 14 रुपये बहुत थी, कल्पना से ज़्यादा कीमत थी, और ये तो उससे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार था। आश्चर्य! एक चटका पेड़ की कीमत 40 रुपये, इस पर 5 साल पहले कोई यकीन नहीं कर सकता था। मेरे बाग से सटी ज़मीन में इस तरह के 5-6 चटका के पेड़ थे। इन्हें बेचकर मुझे अच्छा खासा लाभ हो सकता था। अचानक मुझे याद आया, नेपल्स उपसागर के तट पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर ग्लिनी अपना लेखन कार्य करते थे। उनकी आंखों के सामने नीली लहरें दूर सपनों की दुनिया की कितनी कहानियां बहाकर ले आती। उन सपनों की दुनिया की कहानियां जो इस दृश्यमान जगत के उस पार दिगंत तक फैली हुई है। मैंने नेपल्स के उस सागर तट के इस पेड़ का एक रंगीन चित्र देख रखा है। ये चटका पेड़ देखने में उसी तरह के थे। मैंने अपने मन में इसका नामकरण किया था ग्लिनी का पेड़। मैं ऐसे पेड़ों को क्या पैसे की खातिर कटवा दूं? मैंने उससे कहा, नहीं भाई, इन्हें मैं नहीं बेचूंगा। उस आदमी ने अपनी नाव सहित हमारे गांव के घाट में डेरा जमा लिया। वह 2-3 बड़े बाग खरीदकर उनके सारे पेड़ कटवा कर उनकी लकड़ियां अपनी नाव पर लदवाने लगा। गांव के लोगों ने सस्ते भाव में उससे पेड़ की टहनियां और पत्तियां खरीद ली थी। राजघराने का चंडी मंडप काफ़ी दिनों से खंडर बनकर भूतों का डेरा बना हुआ था। एक बूढ़े आदमी के अलावा राय हवेली में इन दिनों कोई नहीं रहता था। वह आदमी राय काका की आज्ञा से उस चंडी मंडप के एक तरफ अपने 2 साथियों के साथ रहने लगा। चंडी मंडप की उत्तरी दीवार के सहारे उसने खजूर के पत्तों का एक छप्पर खड़ा करके वहीं अपनी रसोई बना ली। एक बांस की खांची में उसके बर्तन रखे रहते थे।
वह पेड़ों को काट काट कर गांव की सुंदरता और छाया को नष्ट कर रहा था। इसलिए मैं उस बूढ़े को पसंद नहीं करता था, उससे ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। नदी के किनारे उसकी नावें थी। नदी का वह तट काफ़ी ढलवां था। वहाँ लंबी जंगली घास उगी हुई थी और तरह तरह की झाड़ियाँ थी। वहाँ पर उन्हीं के एक लकड़ी के कुंदे पर मैं शाम को जाकर बैठ जाता था। वह जगह काफ़ी खुली हुई थी। वहाँ से दूर तक आसमान नज़र आता था, नीले आसमान की खामोश आवाज़ की तरह, जैसे अपराह्न की शांति उतर आती थी। लकड़ी काटने वाला बूढ़ा मुझे देखकर नाव से उतरकर मेरे पास चला आया। मैंने पूछा, और कितने दिन रहोगे? यहाँ के सारे पेड़ों का तो सफाया कर डाला। मेरी बात वह समझ नहीं पाया। पेड़ों का सफाया करने से नुकसान क्या था, इसे समझने की बुद्धि उसमें नहीं थी। उसने कहा, नहीं बाबू, मुझे तो खास फायदा नहीं हुआ। मेरे काफ़ी पैसे खर्च हो गए। कैसा खर्च? यही मजदूरी, कटाई वगैरह का खर्च। कलकत्ता में लकड़ी का क्या भाव है? 3.5 रुपये क्यूबिक फुट। आपसे झूठ नहीं कहूँगा। उसे और कुछ अंग्रेजी आती हो या न आती हो, क्यूबिक फुट यानी घन फुट का नाम वह जानता था, इसलिए कि वही उसकी रोजी थी। इसके अलावा वह आदमी मुझे सीधा साधा भी लगा, कुटिल या धूर्त व्यवसायी नहीं। वह किसी दिन मुझे तंबाकू भी पिलाता था, सुख दुख की बातें भी करता था। मगर मैं जब भी उसे बड़े बड़े बाग काट कर साफ करवाते देखता, उसके प्रति मेरी वितृष्णा बढ़ जाती। मैं सोचता, पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। राह घाट में भेंट होने पर मैं उससे कतरा जाता था, मगर वह बूढ़ा मुझसे ज़बरदस्ती बातें करने चला आता था। वह करीब 3-4 माह से मेरे गांव में था। गांव के सभी लोगों के बारे में वह बखूबी जान गया था। कौन कहाँ काम करता है, कितनी तनख्वाह पाता है, किसकी कैसी हालत है, उससे कुछ भी छिपा नहीं था। बीच बीच में वह शाम को मेरे पास चला आता, खैनी खाता, पड़ोसियों की तरह बातें करता। एक दिन उसने मुझसे पूछा, बाबू, आप शायद किताब लिखते हैं? हाँ। किताब कहाँ छपवाते हैं? कलकत्ता में। कितना खर्च पड़ता है? 500-600 या 1000। काश अगर मैं भी आपकी तरह होता। मेरी पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में ही बीत गई। मेरा एक लड़का है, वह ज़मींदार की कचहरी में काम करता है, टाकी के बाबुओं के यहाँ। 8 रुपये पगार मिलती है। बाबू लोग उसे बड़ा बनाना चाहते हैं। अब्दुल न हो तो नायब बाबू का काम नहीं चलता। मुकदमे के दिन उसे वे अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर साथ ही ले जाते हैं। पिछले साल दशहरे की छुट्टियों में घर आया था तो अपने साथ 4 बीसे यानी 80 अंडे और गाय का घी लाया था। उस दिन बूढ़े ने देर तक बातें की, खैनी खाई, फिर चला गया। बीच बीच में मैं उससे पूछता, इस बार कैसा लाभ होगा? पता नहीं बाबू, पेड़ तो काफ़ी कटवा डाले। इतने में क्या होता है बाबू, और भी ज़्यादा पेड़ काटने की ज़रूरत है। लगता है इस बार काफ़ी कमाई करना चाहते हो। दुआ कीजिए बाबू, इस बार ऐसा ही हो। आप मुझे कंट्रोल वाली एक धोती दे सकते हैं बाबू? नहीं तो नंगा रहना पड़ेगा। काफ़ी दिनों से उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। बूढ़ा अपने काम में व्यस्त था और मैं भी अपने काम में। उससे कुछ लकड़ियाँ जलावन के लिए मैंने खरीदी थी। उसके पैसे लेने भी वह नहीं आया। उन्हीं दिनों मेरे गांव का एक जवान पड़ोसी टाइफाइड का शिकार हो गया। वह खेती भी करता था और बाजार में फलों की उसकी एक दुकान भी थी। उसके घर में पत्नी के अलावा 5 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका बुखार बढ़ते बढ़ते बिगड़ गया। हम मोहल्ले वाले सभी लोग रात को जाकर उसकी तीमारदारी करते थे। 2-3 लड़के हमारी सलाह के मुताबिक कभी दवा, कभी डॉक्टर, कभी फल, कभी बर्फ़ दूर के बाजार से लाने के लिए दिन रात 4-5 बार भागदौड़ करते रहते थे। उसकी जवान बीवी और बच्चों की खातिर गांव वाले अपनी हर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन सारी भागदौड़ बेकार हो गई।
24 दिनों की बीमारी के बाद रोगी की मौत हो गई। गांव की औरतें 5-4 दिनों तक इस विधवा बनी युवती को ढाढ़स बंधाने में लगी हुई थी। गांव के लोग उसकी जोत जमा, उसकी संपत्ति के बंदोबस्त में व्यस्त हो गए। इस तरह रोने पीटने के माहौल में 10-12 दिन बीत जाने के बाद एक दिन शाम को मैंने जो दृश्य देखा वह मुझे इतना अच्छा लगा कि सिर्फ उसी को बताने के लिए मुझे ये कहानी लिखनी पड़ी। उस दिन शाम के वक्त में अपनी बंसी डोरी लेकर तालाब से मछली पकड़कर उस मृतक के घर की बगल से लौट रहा था। मैंने देखा वह लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा मुसलमान उनके ओसारे में बैठकर उस औरत को ढाढ़स बंधा रहा था। सड़क के पास ही उसकी रसोई थी। अपने चबूतरे पर बैठकर वह औरत किसी काम में व्यस्त थी और छप्पर के नीचे वह बूढ़ा बैठा हुआ था। मैंने सुना वह कह रहा था, इस दुनिया में कहीं भी कोई हमेशा के लिए नहीं आता। हाँ, वे इतनी कम उम्र में चले गए, यही तकलीफ है। अपने बच्चों का मुंह देखकर आप अपना दिल कड़ा कीजिए। आप इस तरह टूट जाएंगी तो उनका क्या होगा माँ? अब आप अपने आंसुओं को रोकिए। आपके आंसू देखकर मेरी छाती फटने लगती है। मैं चलते चलते ठिठक गया था। मैंने देखा बूढ़ा मुसलमान अपने मैले गमछे से अपने आंसू पोंछ रहा था। इससे अनुपम और अपूर्व दृश्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता था। उसकी ये उदार सहानुभूति मुझे उस शाम एक मधुर काव्य जैसी लगी। कैसी लगी विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई ये छोटी सी कहानी बूढ़ा लकड़हारा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।